नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक वक्त था जब इस देश पर मुगलों का शासन था। दिल्ली और उसके 40-50 किलोमीटर के दायरे को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। उसी सल्तनत के आधार पर ऐसा कहा जाता था कि पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों ने राज किया, जो तथ्य है गलत है, सरासर गलत है। उसके बाद देश को आजादी मिली और फिर एक लुटियन जोन बना दिल्ली में, जिसके ऊपर ठेका था एक तरीके से इस देश के इतिहास को लिखने का। और इस देश का इतिहास वहीं तक सीमित कर दिया गया। वामपंथियों के द्वारा जो पढ़ाया गया वही इस देश ने पढ़ा है। लेकिन जिस तरीके से एक वक्त था कि लाल चौक पर आप शाम के वक्त नहीं जा सकते थे, और एक वक्त आज है कि लाल चौक पर लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। 2019 में जैसी धारा 370 का खात्मा हुआ, कश्मीर के दिन बदलने लगे, और अब लगता है कि कश्मीर देश के दिन बदलने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होने वाली है, क्योंकि यहां एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अपील की है इतिहासकारों से कि आप गलत इतिहास को बदलकर सही इतिहास लिखें। एक बार सुनिए अमित शाह को, उसके बाद उनके कहने के क्या कुछ मायने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जा। तो अमित शाह ने बताया कि 150 साल का जो कालखंड है वो किस तरीके से वो सारा इतिहास बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक नाम के विमोचन में पहुंचे थे। क्या इसके मायने हैं इस बयान के, उसे समझने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत आपका स्वागत। सबसे पहले तो मुझे आप इस बयान के मायने समझाइएगा। नहीं, ये एक पुस्तक विमोचन के दौरान जो गृह मंत्री जी ने कहा वो कश्मीर के बारे में बातचीत हो रही थी, और जो आपने चंक निकाला कि जो भारत का इतिहास का मतलब दिल्ली जिमखाना से लेकर लुटियंस तक रह गया, तो वो कश्मीर के बारे में खास तौर पे बात कर रहे थे। और 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि गृह मंत्री जी ने कही है, और वो इस देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत को आप यूरोप के किसी देश की तरह देखेंगे या अरब के किसी देश की तरह देखेंगे ना, मतलब जियोपॉलिटिकल नजरिए से इसे देखेंगे, तो आपको भारत समझ में नहीं आएगा। भारत को अगर जानना है भारत क्या है, तो आपको विवेकानंद के नजरिए से देखना हो। और उन्होंने कहा कि भारत कोई ऐसे भौगोलिक राजसत्ता नहीं है, एक सांस्कृतिक केंद्र है ये, जो कश्मीर के संस्कृति से चलकर तमिलनाडु और अरुणाचल की संस्कृति से चलकर द्वारका तक आती है। और कैसे होता है, उन्होंने कुछ उदाहरण बताया। पाणिनि का नाम सुना है अभिषेक जी? पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे, नाम सुना है कभी? नहीं सर। हिंदी में जो व्याकरण हम पढ़ते हैं ना, उसके रचयिता महर्षि पाणिनि ही थे। और वो आज तक व्याकरण, जो हिंदी का व्याकरण हुआ, पता है उन्होंने कहां बैठकर लिखा था अपने ग्रंथ को? शारदा पीठ। शारदा पीठ कहां पे है पता है? अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और वो मंदिर है, वो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हाँ, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की थी। हाँ, आखिरी बार उसे राजा गुलाब सिंह ने उसकी मरम्मत कराई थी, और उसके बाद अब तो पाकिस्तान में है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। पता है उसका नाम शारदा पीठ क्यों पड़ा? जहां पे पाणिनि ने बैठकर हिंदी की व्याकरण की रचना की। शारदा मां सरस्वती का कश्मीरी नाम है। अच्छा, ये पता था आपको? नहीं। कश्मीरी में शारदा, जो वहां शारदा जो है, हम जो प्रेयर गाते हैं, मां शारदे कहां तू वीणा बजा रही है, तो ये जो शारदा है ना, कश्मीरी शब्द है जो मां सरस्वती के लिए यूज किया गया है। और ये पता है इसका मेंशन कितने साल पहले किया गया जी? कश्मीरी में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार 8000 साल पहले शारदा पीठ की स्थापना हो चुकी थी। और वहां से ज्ञान की धारा फूटी है, वो ज्ञान की देवी है, और ज्ञान की धारा फूटी है
और तब वो पूरे भारत को उसने आगोश में ले लिया। आखिरी व्याकरण कम्बन, जो रामायण कम्बन ने लिखा था ना, रामचरितमानस, उन्होंने कम्बन रामायण लिखने से पहले पाणिनि के व्याकरण को तमिल में अनुवाद किया था। अब बताइए, कहां पीओके का एक विद्वान और कहां कम्बन तमिलनाडु का विद्वान जुड़े हुए हैं कि नहीं संस्कृति से? अच्छा, कभी सोचा है कि आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, उन्हें कैसे पता चला कि ये भारत के बॉर्डर हो जाएंगे? एक द्वारका पीठ हो जाएगा और एक साउथ में कांची कामकोठी हो जाएगा, एक पूरब में होगा, एक पूरी जगन्नाथपुरी में हो जाएगा। उस वक्त तो कोई भारत नहीं था ना, उस वक्त तो कोई इस तरह का देश नहीं था। उन्होंने वो 4 कोनों पर स्थापित किया। इसका मतलब कि उन्हें भारत के भूभाग के बारे में पता था। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, 5वां पीठ था जहां स्वयं आदि शंकराचार्य रहा करते थे। इन पीठों की स्थापना तो कर दी, यहां बैठा दिया, लेकिन 4 आचार्य में अगर किसी बात को लेके सहमति नहीं है तो वो 5वां पीठ था, वो शारदा पीठ आज पीओके में है, वहां पे बैठा करते थे। तो कश्मीर भारतीय संस्कृति का उद्गम है और वहां से चल के ये पूरे भारत का कॉन्सेप्ट ही कश्मीर से चल के बना है। यही आज गृह मंत्री जी बता रहे थे। और अब बताता हूं, ये इतिहास बताने का कोई फायदा नहीं, अब वर्तमान में बताता हूं। गृह मंत्री जी ने कहा कि कश्मीर में ही आतंकवाद क्यों था। इसका क्या जवाब? 2 तरह के जवाब मिलते हैं। पहला जवाब कि वहां चूंकि मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इस वजह से। गृह मंत्री जी ने कहा कि मुसलमान तो बहुत जगह है, सबसे ज्यादा मुसलमान तो लक्षद्वीप में है, 90%। वहां क्यों नहीं आतंकवाद है? या फिर देश के दूसरे हिस्सों में जहां मुसलमान है वहां क्यों नहीं आतंकवाद है? दूसरा, यह कहा गया कि बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से सटा हुआ, इसलिए यही तर्क दिया जाता है ना। तो पाकिस्तान से सटा हुआ तो पंजाब भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, यहां क्यों नहीं आतंकवाद है? जवाब यह है, कश्मीर में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि भारत ने कश्मीरियों को बताया था कि तुम हमसे अलग हो। और कैसे बताया था? धारा 370 देकर, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर समथिंग डिफरेंट। अब इस अलगाववाद को जो बताने वाली धारा थी, धारा 370, उसे हटा दिया गया है और कश्मीरियों को यह बताया गया कि देश के दूसरे जैसे राज्य वैसे आप भी हो। और जब बताया गया तो वहां आतंकवाद में 70% की कमी आ गई। जैसे ही आपने कश्मीरियों को कहा कि आप हमारे अपने हो, हमारे बीच के हो, और उस धारा को हटाया तो कश्मीर में 70। जैसे ही कश्मीरियों को बताया कि आप हमारे अपने हो और उनको अलग बताने वाली धारा को हटाया गया, वहां आतंकवाद में 70% की कमी आ गई और वहां आतंकवाद के इकोसिस्टम को खुद कश्मीरियों ने ही ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। अब बताइए, कश्मीरी गलत या धारा 370 लगाने वाले गलत? नहीं, जो पढ़ाया जाता है, वो जो दिमाग में भरा जाता है, वही असर करता है। लेकिन ये जो नाम बदलने जैसी बात कही गई पंकज जी, उस पर भी प्रकाश डालिएगा। कश्मीर का कश्यप की जो बात कही गई। नहीं, यही मैं आगे बता रहा हूं। बात आई पीओके की, पीओके की बात आई तो उन्होंने, गृह मंत्री जी ने नाम नहीं लिया पीओके का, लेकिन कहा कि कश्मीर में इन दिनों विकास ही विकास देखने को मिल रहा है और हमने जो कुछ गंवाया है उसे जल्द से जल्द वापस पा लेंगे। और यह सिर्फ भौतिक विकास की बात नहीं है, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयां, कश्मीर अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी जल्द प्राप्त करेगा। और उन्होंने बताया है कि मैं कुछ खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये 8000 साल पुराने जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें लिखा गया है कि कश्मीर का एक डार्क एज आएगा जो कि भारत भूमि से उसे अलग करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कश्मीर मतलब दिमाग, कश्मीर मतलब मस्तक। अगर आप कश्मीर को भारत से अलग कर लोगे तो विद्वान शारदा अलग हो जाएंगी और सिर्फ धड़ बच जाएगा। ये लिखा हुआ है और फिर बोला गया है कि दोबारा कश्मीर रिवाइव करेगा और कश्मीर अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और भारत की धरा धन्य धान से भरपूर और फिर से विश्व गुरु बनेगी। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि वेदों की ऋचाएं कहां लिखी गई, कहां वेदों की रचना हुई? कश्मीर के में।
सिंधु नदी जहां से निकलती है और कश्मीर, उसी किनारे बैठकर ऋषियों मुनियों ने वेदों की रचना की। महर्षि कश्यप, जिनके नाम पे ये पूरे कश्मीर भूभाग का नाम पड़ा है। एक बात जान जाइए कि कश्मीरी, आमतौर पे आपको इस सेकुलर ब्रिगेड या लेफ्टिस्ट ब्रिगेड द्वारा बताने की कोशिश की जाएगी, कश्मीरी मुस्लिम कट्टर होते हैं। अगर वो कट्टर होते ना, तो श्रीनगर अभी तक नाम चल नहीं रहा होता, कोई इस्लामिक नाम होता। श्रीनगर हिंदू नाम है और गर्व से हर कश्मीरी कहता है कि श्रीनगर। अगर कश्मीर के मुसलमान कट्टर होते और अगर वो आध्यात्मिक गुरु ना होते हमारे, तो कश्मीर का नाम आज कुछ इस्लामिक नाम से होता। लेकिन आज भी वहां के लोग गर्व से ऋषि कश्यप के नाम को लेकर चल रहे हैं। कभी सोचा है कि जब छोटे छोटे जगहों के नाम बदले थे, तो कश्मीर में किसी जगह का नाम क्यों नहीं बदला था? वो नाम कश्मीरी। जी, ये तो बहुत तरह की अफवाहें, गलत फीड किया गया हमें तो भारत के लोगों को यहां तक बताया गया था कि कश्मीर के लोग तो भारत में रहना ही नहीं चाहते। इससे बड़ा झूठ और पाखंड कुछ था ही नहीं। और जानबूझ के पैसे देकर, पाकिस्तान से पैसे देकर, इधर से पैसे देकर वो पंप किया जाता था लेफ्टिस्ट द्वारा कि यू आर डिफरेंट, आप भारत के हिस्से नहीं हो। आपका विलय किया गया। अरे विलय नहीं, वो हमेशा से था। 1947 में भारत और कश्मीर एक नहीं हुए हैं। भारत और कश्मीर हजारों सालों से अलग थे। चलिए, अब जो ये बयान आया है, इसका भविष्य में नैरेटिव क्या होगा, क्या बनेगा इससे आगे? आपने कहा कि पीओके की तैयारी है, या फिर आप लोग संदेश देना है देश में। देखिए, राजनीतिक इंसान संदेश तो जरूर देते हैं, नहीं, इससे क्या संदेश दिया गया? सबसे बड़ी बात है कि भारत के लोग जब तक पीओके को ये कहेंगे कि हमारा नहीं है, हम ले लेंगे, तब तक गड़बड़ी है। पीओके हमारा था, हमारा है, आज भी हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। करना कुछ नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, सरकार को करने की जरूरत है, वो स्वतः ही आ जाएगा, देखिएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा। वो नेचुरल प्रोसेस है। और हमारे गीता में एक लाइन लिखा गया है, अभिषेक जी, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत शाश्वत है, सनातन शाश्वत है, हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान ने जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहां जाएगा पाकिस्तान? भाई, अब हिस्सा तो भारत का ही है ना वो भी। नहीं, पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। किसी अंग्रेज दार्शनिक ने यह कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। पाकिस्तान कोई देश है ही नहीं। अच्छा बताइए, देश कैसे है? उस देश की संस्कृति एक है क्या? पश्तो, बलूच, सिंधी और पंजाबी की संस्कृति एक है? नहीं। क्या उनकी भाषाएं एक है? क्या खान पान एक है? क्या रहन सहन एक है? ऐसी विविधता तो भारत में भी है ना? नहीं, विविधता नहीं है। देखिए, विविधता एक है कि हजारों सालों से हम एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि 4 तरह के लोग मिला के जबरदस्ती एक बाउंड्री बना दिया, कहा कि तुम एक देश हो। बलूचिस्तान कभी भी कराची या मुंबई से सटा नहीं था। जो सिंधी थे ना, वो मुंबई को सिस्टर सिटी हमेशा से बोलते रहे, और आज से नहीं। जब अरब यहां व्यापार करने आते थे और सिल्क रूट था, यहां से मसाले ले जाते थे और उधर से तलवारें, अरबी घोड़े ये सब लाते थे। उस वक्त से मुंबई और कराची ट्विन सिटीज थी, सिस्टर सिटी थी, व्यापार। तो ये हजारों सालों का रिश्ता है। बलूचिस्तान का हजारों सालों का रिश्ता हमसे नहीं है। ये जो आते थे वो अफगानिस्तान के रास्ते अरब जाते थे, अरब से ये जाते थे। बलूचिस्तान अलग था वो हमेशा से। हमारे जो भाई बिरादर हैं वो आज भी पश्तो लोग हैं, पश्तून जिसे आप बोलते हैं। उनसे कहीं पूछिएगा और वो कहानियां बताएंगे आपको। आज जाइए, कभी आप गए नहीं होंगे, जो गए हैं कभी वीडियो ब्लॉग देखिए। अफगानिस्तान के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि राणा रंजीत सिंह का बनाया हुआ किला है, और इसका उन्हें फक्र है। कहीं पता कीजिएगा जी। तो पंजाबी और सिंधी भारत में, पश्तो अफगानिस्तान के। ये इतिहास लंबा है पंकज जी, बलूचिस्तान। पंकज जी, इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल कंक्लूडिंग कमेंट के साथ चाहूंगा
कि जिस तरीके से अमित शाह की वो जो लाइन है मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो इतिहास है, जो गलत इतिहास है, इतिहासकार उसे दूसरे तरीके से, सही तरीके से लिखने की कोशिश करें। यह मांग देश में लंबे वक्त से उठती आई है कि इस देश का कम से कम इतिहास तो सही होना चाहिए। तो क्या अब इस दिशा में काम होगा? कंक्लूडिंग कमेंट बिल्कुल छोटा सा। देखिए, इस देश में 1947 के बाद इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। हाँ, जो लिखा गया वो अपने तरीके से डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, या तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया था जिसकी खोज जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे अपने सोवियत सोशलिस्ट माइंड से, या उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जिन्हें भारत से बिल्कुल न लगाव था न कुछ था। वो लेफ्टिस्ट कार्ल मार्क्स वगैरह से प्रभावित थे। उन्होंने भारत को सोवियत जैसा बनाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने गलत लिखा। भारत का इतिहास जानने की न कोशिश की इन्होंने, इनको अपने दिमाग की उपज इन्होंने कागजों पर उड़ेली है। नहीं, अब क्या दोबारा लिखा जाएगा इतिहास? सच्चाई भारत का इतिहास इन इतिहासकारों से नहीं चल रहा है। भारत का इतिहास पता है क्या है? रामायण, वेद पुराण, जो पूरा वेद पुराण रामायण से लेके, और वो तो लिखा जाता रहा है। सूरदास, रैदास, रहीम, खानम खाना, ये सब लिखते रहे हैं। और पता है एक और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कश्मीर का इतिहास सबसे पहले भारत का इतिहास है। वो सबसे पहले किसने लिखा था पता है? अल बरूनी ने। और अल बरूनी ने कहा कि आज मैं हिंदुस्तान का इतिहास लिखना शुरू करता हूं, और वो कश्मीर से शुरू किया उसने। उसे भी, वो अरब था लेकिन उसे पता था कि भारत का इतिहास कश्मीर से शुरू होता है, इसलिए उसने कश्मीर से लिखना शुरू किया और अंत में कन्याकुमारी तक पहुंचा। कहीं पता कीजिएगा, वो घूमता रहा, टहलता रहा, वो लिखता रहा। ठीक है, ठीक है। बहुत धन्यवाद पंकज जी, इतने विस्तार से इस मामले पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब भारत सरकार की तरफ से खुले शब्दों में, खुले मंच से यह कहा गया है, वो वाकई में अपने आप में बहुत गंभीर बात है और बहुत ही लॉजिकल बात है। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हमारे की गई और जो हमें पढ़ाया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया कि किस तरीके से हमारे राजा महाराजाओं ने अरबों को ईरान तक खदेड़ा था, नहीं हमें बताते। हमें बताते हैं कि अकबर महान है, औरंगजेब महान है, बाबर महान है। लेकिन अब शायद गृह मंत्री की इस बात से लगता है कि वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भारत का सही इतिहास पढ़ेंगे कि किस तरीके से राजा महाराजा यहां योद्धा हुआ करते थे। वो सिर्फ महज कुछ जो उनके स्तर की चीजें होती हैं वही नहीं बताएंगे। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।